सबसे पहले तो जो कूलाम का लॉ है वो क्या है और किस पर अप्लाई होता है। तो ये जो कूलाम का नियम है वो किसके बीच में लागू होता है? दो स्थिर आवेशों के बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच में। यानी कि यहाँ पर मैंने एक आवेश मान लिया है Q1 और एक यहाँ पर आवेश मान लिया है मैंने Q2। दो आवेश हैं Q1 Q2। मुझे नहीं पता इनकी पोलरिटी क्या है, इनकी ध्रुवता क्या है, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, मुझे नहीं पता। वो जो भी होगा देखा जाएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है एक स्मॉल r। डिस्टेंस, दूरी, दो के बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी। अब अगर ऐसा कहीं पर भी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समायोजन है, अब ये डिपेंड करता है किस मीडियम में है। अब यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि ये एयर में है। किस में है? एयर कहो, इसी को आप फ्री स्पेस कहो, या फिर आप इसको कह सकते हैं वैक्यूम। समझ में आ गई? कोई सा भी तीनों में से एक नाम हो, इसका मतलब एक ही है, वो एक जैसा ही मीडियम है। वैक्यूम यानी होता है निर्वात, फ्री स्पेस का मतलब होता है एकदम एयर टाइप का। जैसे कि मान लो आप लोग कहीं पर भी बाहर भीतर, ये हो गया। अब ये नियम कहता क्या है कि अगर हमारे पास वायु में कहीं पर भी दो स्थिर आवेश हैं तो उनके बीच में क्या है, एक बल काम करेगा, और वो बल हो सकता है कि आकर्षण बल हो या फिर हो सकता है कि वो प्रतिकर्षण बल हो। वो तो निर्भर करता है ना कि अगर ये दोनों धनात्मक धनात्मक आवेश हुए तो प्रतिकर्षण, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश हुए तो भी प्रतिकर्षण। लेकिन जब इनकी ध्रुवता विपरीत होगी, यानी कि अगर ये प्लस और ये माइनस हुआ तो आकर्षण, ये प्लस और ये माइनस हुआ तो भी आकर्षण। तो वो कूलाम जी थे जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि इसी के आधार पर एक कथन दिया, और वो कथन का जब कोई विरोध नहीं कर पाया तो वो क्या बन गया, एक नियम बन गया। समझ रहे मेरी बात को? कथन वो होता है जो हम कह देते हैं, लेकिन जब हमारे विरोधी उसका विरोध करें और वो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करें और तब वो पाते हैं कि जो मैंने कहा वो सच है, तो वो क्या बन जाता है, नियम बन जाता है। तो इस कूलाम ने क्या कहा, उसने कहा कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, समझ में आ रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका कथन था। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको लिखा है और मेरी हैंडराइटिंग भी आपको समझ में आएगी। दोबारा से सुनो। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के, यहां पर एक शब्द आना चाहिए, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखो ये जो पहली लाइन है, यानी कि उनके दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो बल है वो क्या है, F है। F का मतलब फोर्स है, तो वो किसके समानुपाती होना चाहिए था, Q1 और Q2 के। ठीक है। और यहां से अगर हम नीचे वाले से अगर हम देखें तो जो F है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/r² के। अगर इन दोनों को हम एक साथ मर्ज कर दे तो हमें क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये मिला। अब जब भी आपने साइंस में समानुपाती के चिन्ह का कहीं भी जिक्र देखा हो, चाहे आपने ओम का नियम देखा हो पिछली वीडियो में, या फिर मुझे नहीं पता आपने दुनिया की कहीं भी कोई विज्ञान पढ़ी होगी, तो ये जो समानुपाती का जो चिन्ह है ये एक्चुअली है तो अल्फा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी कांस्टेंट, एक स्थिरांक से क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिख दूंगा मैं K Q1 Q2/r²।
अब ये क्या है कि एयर के लिए लिया है हमने, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं, फोर्स इन एयर बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 इज ऑलवेज इक्वल टू F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ऑलराइट, अगर कोई इसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर देखना चाहता है तो मैं एक बार इस स्टेटमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। तो देखो, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ q1 एंड q2 एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपने देखा। अब जब आपने ये चीज देखी है तो अब एक बात बताओ, इसको मैं हटा दूं। अब यहां से आप इसको फिर से देखेंगे कि F जो है एयर में, वो F आ चुका है हमारे पास, F एयर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर K क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस K का जो वैल्यू होता है वो एयर के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका अगर हम जब मान देखते हैं, इसका जो वैल्यू देखते हैं वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और वो हो जाएगा हमारे पास, क्या बताओ, न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन, सॉरी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपने जब समझ ली अच्छे से, जब आप ये चीज समझ चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो k का वैल्यू है वो भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि 4 हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट, और ये हमने कांस्टेंट लिख दिया। तो जो k का वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो मात्रक होगा वो इसका उल्टा होगा। देखो, ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये होना चाहिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं, ये न्यूटन हो गया, इसको मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और इस कूलम का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर में। तो ये आपने देखा, यहाँ पर ये क्या है, कूलम का नियम है, वही है, दोबारा से सुन लो, कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को मर्ज किया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। K का वैल्यू लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता होता है। विद्युतशीलता की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये जो विद्युतशीलता है इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का मतलब आप समझते हो कि जब इस माध्यम में, यानी कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता का मतलब है कि जब हम उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें कितनी विद्युत ऊर्जा स्टोर हो जाती है, उसको हम कहते हैं विद्युतशीलता। अब ये जब हमने लिख लिया है तो अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज देखना जरूरी है कि ये जो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही काम करेगा। रेखा के अनुदिश काम करने का मतलब है या तो इस आवेश की वजह से इस पर एक बल काम करेगा या फिर इस आवेश की वजह से इस पर एक बल काम करेगा। तो उस चीज को दर्शाने के लिए हम क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो जो F वेक्टर होगा वो F वेक्टर होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा मैंने r कैप। क्या लिख दिया, ये r कैप। r कैप क्या है, यहाँ पर एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, और वो बताता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो बल लग रहा है उसकी दिशा किधर है। और आपने पढ़ा होगा कि r कैप इज नथिंग जस्ट r वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ r। आपने 11th क्लास में इजीली इसको पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज हमें क्या है यहाँ पर समझनी है। ये समझ में आ गया इतना सब कुछ। अब देखो, इसमें कोई भी ज्यादा चीज है नहीं। अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि बताओ इसका किसका, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र, अगर आप इसका निकालो या इसका निकालो, तो किसी एक का मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आप समझ जाएंगे क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं इसका एप्सिलॉन नॉट का
डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है सी स्क्वायर कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम क्या होता है, आई इंटू में टी, यानी कि करंट इंटू में सेकेंड। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं एम्पियर इंटू में सेकेंड का स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो बताओ ये वाला तो ऊपर चला गया, तो यहां पर हुआ एम्पियर इंटू में सेकेंड की पावर 4 अपॉन में केजी इंटू में मीटर का स्क्वायर। जब आप इसको और देखते हो तो ये मीटर है और ये भी, तो इसको क्यूब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो आप लिखते हैं एम एल टी ए की फॉर्म में। एम का मतलब मास, मास कितना है, नीचे है तो माइनस का 1, एल कितना है, नीचे है माइनस का 3, टी कितना है हमारे पास 4 और ए कितना हमारे पास 1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3 t 4 a 1। क्लियर है, वेरी गुड। अब अगर इसका निकालना चाहे k का डायमेंशनल फॉर्मूला तो उल्टा कर दो यार। कैसे कर दो सर, ये प्लस में बना दो m1 l3 t माइनस 4 और a माइनस 1। समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर यही चीज सीखनी है कि किसी चीज को आसान कैसे बनाया जाए। बाकी चीजें तो किताबों में लिखी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखी है, हटा दे इसको। तो ये जब आपने सीखा, अब हम क्या सीखते हैं यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्या सीखते हैं हम, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में आपको देखो सबसे पहले तो उसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। ये छोटा सा डायग्राम, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये मान लो इसको ऐसे कर दोगे। तो देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूं, माना कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 बिंदु आवेश हैं, और वो भी कैसे हैं, धनात्मक बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश का मतलब वो किसी एक पॉइंट पर ही निर्धारित कर दिए हैं मैंने। अब क्या होता है कि जब ये दोनों ही हमारे क्या है, धनात्मक आवेश हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये जब इस पर बल लगाता है तो ये दूर जाने की कोशिश करता है, यानी कि ये इस दिशा में भागने की कोशिश करेगा। यानी कि इस पर जो बल लगेगा F, वो किस पर लग रहा है, 2 पर। तो 2 पहले और किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से। तो ये F21 वेक्टर हुआ, ठीक है। और किस रेखा के अनुदिश ये लगेगा, तो देखो R के अनुदिश तो है ही है, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, R21 वेक्टर, ठीक है। आगे देखो इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो Q2 है, इस Q2 की वजह से इस पर आवेश Q1 पर एक बल काम करेगा और उसका नाम होगा हमारे पास F। इस पर लग रहा है तो 1 2 वेक्टर, और किसके अनुदिश लगेगा ये बताओ, R12 वेक्टर के अनुदिश। ये छोटा सा डायग्राम अगर आपने समझ लिया है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे करोगे चुटकियों में। किसी भी दुनिया की बाहियात किताब में देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या मानना है, हमें ये मानना कि वैक्यूम यानी निर्वात में 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनका मान है Q1 और Q2, दोनों को हमें धनात्मक लेना है, और धनात्मक लिया तो इन पर क्या है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और जब प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो आपको करना क्या है इस टाइम, कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, तो वो क्या है हमारा F, देखो Q2 पर, तो ये कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर। अब ये जो F21 वेक्टर है, इसको हम कूलॉम के नियम से क्या लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो R है ना। लेकिन एक बात बताओ, इसका जो एकांक सदिश लिया है हमने, वो लिया है R21 कैप। हमें क्या करना होगा, ये R21 कैप करना होगा, R21 कैप। इसको अगर आप कैप में लिखना चाहो तो बेहतर रहेगा, वेक्टर मत लिखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1।
अब इसी तरह से आप क्या करते हैं कि इस Q2 की वजह से इस Q1 पर एक आवेश काम करेगा और उसका नाम रखूंगा मैं F12। तो वो जो F12 वेक्टर होगा मेरा, उस F12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या लेने वाला हूँ, R12 कैप। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात आप पहले से जानते हो, चूंकि R12 का जो कैप है वो होता है R21 के कैप का माइनस। अगर हम किसी भी सदिश की दिशा बदल देते हैं तो वो क्या है, ऋणात्मक चिन्ह ले लेगा। R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। क्लियर है इतना बात? अब देखो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। जब ये आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि इसको अब मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। R12 जो मेरा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये, इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, ये वाली चीज रख रहा हूँ। देखो ये ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर रख दिया R21 का कैप और इन सबको मैंने क्या है, हटा दिया। लेकिन कौन सा चिन्ह आ जाएगा इसके साथ, माइनस का चिन्ह। अब देखो, जब भाई इधर हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इस माइनस चिन्ह को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर, तो इनका राइट हैंड साइड तो दोनों का बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो यहाँ से एक नतीजा निकलेगा कि जो F21 वेक्टर है उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ F12 वेक्टर। तो ये जब चीज आप देखते हो तो यही क्या है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट है कि ऐसा आपने देखा होगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि देखो दोनों पर एक बल काम कर रहा है लेकिन वो क्या है, विपरीत है। समान है उसका परिमाण लेकिन वो विपरीत है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, प्रतिकर्षण बल, वो क्या होता है कि मान में तो समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। यही है हमारा कूलाम का वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। आपको आई होप समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया, और जन्माष्टमी के फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। खुश रहो।